यह कहानी है 18 अगस्त 1945 की। यह कहानी है उस दिन की जब सुभाष चंद्र बोस का प्लेन क्रैश हुआ। यह कहानी है उस समय की जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने की कगार पर था। जापान ने हथियार डालकर सरेंडर कर दिया था। On the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender. Japan accepted unconditional surrender according to the provisions of the Potsdam Declaration. और जर्मनी में हिटलर ने खुदकुशी करके अपनी जान ले ली थी। आज 3D एनिमेशन की मदद से डिटेल में समझेंगे कि उस दिन प्लेन क्रैश होने से लेकर उनकी रेस में मौत का सच। लेकिन सबसे पहले इस कहानी की इम्पोर्टेंट लोकेशन पर ध्यान दो। सुभाष चंद्र बोस एक मित्सुबिशी KI-21 हैवी बॉम्बर हवाई जहाज में बैठेंगे जो वियतनाम में साइगोन से टेक ऑफ करेगा। यह एरोप्लेन एक स्टॉप करेगा ताइवान के हाइतो में, फिर वहां से ताइवान की कैपिटल सिटी ताइपाई जाएगा, फिर एक आखिरी स्टॉप करेगा चाइना के मंचूरिया टेरिटरी में। टोक्यो वो फाइनल डेस्टिनेशन थी जहां सुभाष चंद्र बोस को पहुंचना था। इस प्लेन क्रैश की लोकेशन से 5 किलोमीटर दूर है ये नैनमोन मिलिट्री हॉस्पिटल, जहां प्लेन क्रैश होने के बाद सुभाष चंद्र बोस को ले जाया गया था। आज दिन है 17 अगस्त 1945। प्लेन क्रैश होने से एक दिन पहले नेताजी 17 अगस्त की सुबह बैंकॉक से निकलते हैं अपने INA ग्रुप के साथ और करीब 10 बजे वियतनाम में पहुंचते हैं। यहाँ पहुंचकर इन्हें बताया जाता है कि इस हैवी बॉम्बर हवाई जहाज में तो सिर्फ 2 लोगों के बैठने की जगह खाली बची है। तो नेताजी अपने इंडियन नेशनल आर्मी के सभी साथियों के साथ इस सफर में आगे नहीं जा सकते, सिर्फ किसी एक को चुनना पड़ेगा। वो डिसाइड करते हैं कि वह अपने साथी हबीबुर रहमान के साथ इस जर्नी को पूरा करेंगे। 17 अगस्त को करीब शाम के 5 बजे यह प्लेन साइगोन से टेक ऑफ करता है और करीब 12 से 13 लोग प्लेन में बैठे थे। नेताजी और कर्नल और हबीबुर रहमान के अलावा बाकी सभी लोग जापानीज मिलिट्री और जापानीज क्रू मेंबर्स थे। क्योंकि अंधेरा जल्दी ही होने वाला था, इसलिए यह प्लेन एक अनशेड्यूल्ड स्टॉप करता है टोरेन पर, जो कि आज का डानंग सिटी है। सभी पैसेंजर्स रात को एक होटल में रुकते हैं और क्रू काम करता है इस प्लेन को हल्का बनाने पर। बहुत से हथियार और मशीन गन्स इस प्लेन से उतारे गए ताकि इस प्लेन को हल्का बनाया जा सके लंबे सफर के लिए। 18 अगस्त 1945 आज का दिन। प्लेन क्रैश होने से 9 घंटे पहले प्लेन सुबह के 5 बजे जल्दी उड़ान भरता है और क्योंकि अब प्लेन हल्का हो चुका था, पायलट अपने अगले स्टॉप हाइतो को स्किप कर देते हैं। अगला स्टॉप था ताइपाई का शहर, जहां पर प्लेन को लगभग दोपहर के 12 बजे लैंड किया जाता है। 2 घंटे की स्टॉप में सभी पैसेंजर्स लंच करते हैं और प्लेन को रिफ्यूल किया जाता है। प्लेन की टेस्टिंग के दौरान एक समय पर पायलट और इंजीनियर को दिखा कि प्लेन के लेफ्ट इंजन में कुछ खराबी है। ज्यादा जांच पड़ताल नहीं करी, उन्होंने सोचा ठीक ही होगा क्योंकि नया इंजन लगाया है। दोपहर के 2 बजे यह प्लेन दोबारा से उड़ान भर लेता है। इस बारी प्लेन के उड़ान भरने के कुछ मिनट बाद ही एक बड़े धमाके की आवाज सभी को सुनाई देती है, मानो जैसे प्लेन का इंजन फट गया हो। प्लेन कंट्रोल से बाहर होने लगता है और कुछ ही सेकंड बाद जाकर क्रैश कर जाता है। प्लेन में जो लोग आगे बैठे थे, पायलट, को पायलट और एक जापानी जनरल, वो इमीडिएट मारे जाते हैं। प्लेन के पेट्रोल टैंक के बगल में बैठे थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनके पीछे बैठे थे हबीबुर रहमान। दोनों ही क्योंकि पीछे की ओर थे, वो दोनों बच जाते हैं। लेकिन नेताजी गैसोलीन में लथपथ होकर बड़ी जख्मी हालत में थे। प्लेन के पीछे का दरवाजा खुल नहीं रहा था, तो यह दोनों आगे की ओर से बाहर निकलते हैं और ऐसा करने का मतलब था कि आग की लपटों के बीच में से गुजरना हो। और नेताजी क्योंकि पेट्रोल से पूरा भीग चुके थे, नेताजी पूरी तरह से जल जाते हैं। हबीबुर रहमान इन्हें बचाने की पूरी कोशिश करते हैं और 15 मिनट के बाद नेताजी को पास के नैनमोन मिलिट्री हॉस्पिटल में ले जाते हैं। लेकिन नेताजी की जान बचाने में यह अनसक्सेसफुल रहते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का देहांत इस हॉस्पिटल में रात को 9 बजे हो जाता है। देश आजाद होने के बाद भारत सरकार ने इस घटना की जाँच करने के लिए 1956 और 1977 में 2 बार आयोग नियुक्त किया। दोनों बार यह नतीजा निकला कि
नेताजी उस विमान दुर्घटना में ही शहीद हुए थे। बता दूं कि नेताजी की शादी 1942 में ऑस्ट्रेलिया में एमिली सेंकल महिला से हो चुकी थी। एमिली ने एक पुत्री को जन्म दिया। नेताजी ने उसे पहली बार तब देखा जब वह मुश्किल से 4 सप्ताह की थी। उन्होंने उसका नाम अनीता बोस रखा था। 18 अगस्त 1945 में ताइवान में हुई विमान दुर्घटना में जब नेताजी का देहांत हुआ तब अनीता 3.25 साल की थी। अनीता अभी जीवित है। My parents really had very little time with each other. अपने पिता के परिवारजनों से मिलने अनीता कभी कभी भारत भी आते हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। जय हिंद।